नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल अपन ने जो क्वांटम नंबर होते हैं, ठीक है ना, तो उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। तो जो क्वांटम नंबर हैं उनका उपयोग है ना अपन इलेक्ट्रॉनों को भरने में या इलेक्ट्रॉन के विषय में संबंधित जानकारी अपन प्राप्त करते हैं, जैसे कि ऊर्जा स्तर हो गया, उपकोष हो गया, ठीक है ना। उपकोष की उसकी आकृति, जो कक्षक है ना, तो कक्षक के बारे में या कक्षों की जो आकृति है ना, और इलेक्ट्रॉन है ना किस दिशा में कैसे घूमते हैं, तो ये सब चीजें अपन को क्वांटम नंबर के द्वारा है ना प्राप्त हुई है, या उनकी जो जानकारी है अपन को प्राप्त हुई है क्वांटम नंबर के द्वारा। आज अपन जो इलेक्ट्रॉन है वो कक्षकों में कैसे भरते हैं है ना, तो उसके बारे में आज अपन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने संबंधी जो नियम होते हैं है ना, तो उन नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके इलेक्ट्रॉन भरने के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि इसमें जो पहला है ऑफ-बाउ नियम, इसके बाद है हुंड का उच्चतम बहुलता का नियम, ठीक है ना। और इसी के साथ में अपन N+L नियम भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके साथ में अपन N+L नियम भी पढ़ेंगे, और है ना जो तीसरा है वो है आपका पाउली का अपवर्जन नियम। तो आज अपन सबसे पहले है ना ऑफ-बाउ का नियम है ना पढ़ते हैं। एक कुछ मैंने ये डायग्राम बनाए हुए हैं, पहले अपन नियम देखे ले रहे और उसके बाद फिर इसके बारे में भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये मैंने थोड़ा है ना समय को ध्यान में रखते, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, थोड़ा टाइम लगना था इसको बनाने में, इसलिए मैंने जो जो चीज़ें जरूरी थी वो मैंने कर ली हैं, ठीक है ना। इसके बाद अपन को एक करना है और इसके बाद इसी से अपन को उसको लिखना भी है, तो अपन लिखना भी सीखेंगे। तो पहले अपन है ना इस नियम के बारे में जान लेते हैं, नियम होता क्या है। इस नियम के बारे में अपन देख लेते हैं कि नियम होता, तो अपन इस नियम को देखते हैं। ऑफ-बाउ, ऑफ-बाउ, ऑफ-बाउ एक जर्मन भाषा का जो ऑफ-बाउ है वो एक जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है 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 क्रमिक रचना, जिसका अर्थ होता है क्रमिक रचना। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो होता है क्रमिक रचना, यानी कि इसका जो अर्थ होता है वो होता है क्रमिक रचना, इसलिए इसको क्रमिक रचना का नियम भी कहते हैं। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रमिक रचना का नियम भी कहते हैं। इसका जो उपयोग है, ठीक है ना, इसका उपयोग तत्वों के जो परमाणु होते हैं, ठीक है ना, इसका उपयोग तत्वों के जो परमाणु होते हैं है ना, उनके जो उपकोष है उसमें इलेक्ट्रॉनों को भरने में इस नियम का उपयोग होता है। इलेक्ट्रॉनों को भरने में इस नियम का उपयोग किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्रमिक रचना है, आगे लिखेंगे अपन, इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार उपकक्षों में इलेक्ट्रॉन भरने उपकक्षों में इस सिद्धांत के अनुसार उपकक्षों में इलेक्ट्रॉन भरने उपकक्षों में इलेक्ट्रॉन भरने उपकक्षों में इलेक्ट्रॉन भरने उपकक्षों में इलेक्ट्रॉन भरने उपकक्षों में इलेक्ट्रॉनों के भरने इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम उनकी बढ़ती हुई
उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के अनुसार, उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के अनुसार उपकक्षों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का जो क्रम है उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के अनुसार होता है। ऊर्जा के अनुसार होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले उपकोषों में भरते हैं, जिनकी ऊर्जा कम होती है, ठीक है ना, तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वो उसमें पहले भरते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों को जो भरने का क्रम है वो कम ऊर्जा वाले में पहले भरते हैं और उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले उपकोषों में भरते हैं। तो जो ऑपबाउ का नियम है, ये नियम कहता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है जिनकी ऊर्जा कम है, अब किनकी ऊर्जा कम है उसके लिए भी एक अन्य नियम उन्होंने दिया है जिसको अपन N+L का नियम कहते हैं, है ना। तो पहले अपन इसको समझ लें, इसको है ना देख लें, उसके बाद अपन इसके आगे का और एक और नियम है इसी से संबंधित N+L नियम, जो कि ऑपबाउ ने ही बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ तो उन्होंने नियम दिया कि उपकक्षों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का जो क्रम है उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के अनुसार होता है, यानी कि पहले कम ऊर्जा वाले, है ना, कक्षों में या उपकक्षों में, है ना, इलेक्ट्रॉन भरेंगे और उसके बाद, है ना, जो कम ऊर्जा भरने के बाद जो अधिक ऊर्जा वाले, है ना, उपकोष है उसमें इलेक्ट्रॉन भरने लगते हैं। अब इसका पता लगाने के लिए किसकी ऊर्जा कम है और किसकी ऊर्जा ज्यादा है ना, तो इसके संबंधित उन्होंने N+L नियम दिया था। तो इसके बाद अपन N+L नियम देखते हैं। इसके बाद इसमें अपन लिखेंगे N+ नियम भी देखेंगे, इसमें थोड़ा और अभी अपन को लिखना है। विभिन्न उपकोषों की ऊर्जा वृद्धि, जो विभिन्न उपकोष होते हैं उनकी जो ऊर्जा वृद्धि है वो निम्नलिखित क्रम में होती है। ऊर्जा वृद्धि निम्नलिखित या निम्न क्रम में होती है। तो इसके बाद इसका क्रम देखेंगे अपन, ठीक है ना। तो वो क्रम अपन को यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से लिखना है अपन को। यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, फिर उसको अपन समझते हैं। तो इसमें लिखना है अपन को 1s, 1s के बाद 2s, 1s 2s 2p, इस तरीके से इसको लिखते जाना। 1s, इसके बाद 1s, फिर उसके बाद 2s, 2p, इसके बाद 3s, ठीक है ना। इस तरीके से अपन को इसको लिखना है। तो इसके बाद पहले 1s आ गया, फिर 2s, 1s 2s, फिर 3s, इस तरीके से इसको अपन को लिखना है, ठीक है ना। 1s 2s, ठीक है ना।
1s 2s 1s 2s 2p, इसके बाद 3s, फिर 3p। इसमें अपन इस तरीके से कॉमा लगा दें या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपन, ये बढ़ती हुई ऊर्जा के अनुसार है, ठीक है ना। 1s 2s 2p 3s, इसके बाद 3s के बाद 3p, ठीक है ना। ये 3s, ठीक है ना, 3s, इसके बाद 3p और लास्ट में 3d आना चाहिए। तो इस तरीके से अपन को लिखना है 1s, फिर 2s, फिर 3s 3p, फिर 4s 4p, ठीक है ना। तो 3s 3p लिख गया, फिर 4s है ना 4p लिखना है अपन को, और जो d है वो लास्ट में आएगा। तो जैसे ये लाइन है, इस लाइन के क्रम में अपन को चलना होता है, ठीक है ना। तो इसकी लाइन में अपन को चलना है और लिख 3p के बाद इसमें 4s आ जाता है। जैसे ये अपन यहाँ पे करेंगे तो फिर आएगा आपका 4s। जो 3d है वो लास्ट में आता है। तो अपन को कैसे चलना, कैसे, ये वाली भी इस तरीके की लाइन में देखना है। और जैसे मैंने ये तीर अभी पूरे में नहीं बने थे, मैंने इसको बना दिया है, ठीक है ना। तो ये पूरे में अपन को तीर इस तरीके से बना देना है, ठीक है ना। पहले इसमें आपको कक्ष संख्या लिख देना है यहाँ पे, फिर इसके बाद पूरे में SS, यहाँ पे PP, यहाँ पे DD और यहाँ पे FF। और इसके बाद इस तरीके से इसमें एक तीर बना देना है, यहाँ से तिरछे क्रम में इस तरीके से ये आपको तीर बनाने हैं ये वाले, ठीक है ना। तो जैसे ये तीर बन जाएंगे, इसके बाद अपन को इस तीर वाले से यहाँ से मिला देना, इसको यहाँ से इस तरीके से मिलाना, इसको यहाँ से इस तरीके से मिलाना, इस वाले को यहाँ से इस तरीके से मिलाना और इस वाले को यहाँ से इस तरीके से मिलाना है, ठीक है ना। तो अपन को यदि एक क्रम याद नहीं होता है तो अपन इस तरीके से भी उसको लिख सकते हैं, इतना ध्यान। फिर इसी के अनुसार अपन को इसको लिखना है। तो पहले मैंने इसको 1s लिखा, 1s के बाद यहाँ से चलेंगे, यहाँ से आएंगे तो देखो AS आ रहा और 2s है, तो मैंने इस 2s को लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ से आएंगे तो ये P आ रहा, P काय पे है, 2 पे है, तो यहाँ पे 2p लिख दिया। इसके बाद और आगे चलेंगे तो ये S काय पे 3s पे है, तो इसके बाद 3s लिख दिया। इसके बाद अपन यहाँ पे आएंगे इसमें, ठीक है ना, यहाँ पे आएंगे तो क्या ये 3p है, ठीक है ना। तो मैंने ये 3p लिख दिया। और इस 3p के बाद जैसे अपन आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो आ जाता है 4s, तो मैंने इसको 4s को लिख दिया। यहाँ से अपन चलेंगे यहाँ पे तो ये d आ रहा है, d काय पे है, 3 पे है, तो लास्ट में अब हमें अपन लिखेंगे 3d। इस तरीके से अपन ने यहाँ पे 3d लिख दिया, यहाँ तक आ गए थे और इस सामने ये 3d है तो ये 3d लिख दिया। इसके आगे चलेंगे तो देखेंगे ये 4 पे है तो अपन 4p लिखेंगे यहाँ पे अब लिखना है अपन को 4p। तो यहाँ से अपन 4p पे आ गए और आगे चलेंगे तो जो s क्या है 5 पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर 5s, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 5s, ठीक है ना। 5s तक अपन आ गए। तो इसके बाद फिर अपन को यहाँ से चलना है तो यहाँ पे d आ गया, तो d कौन से पे है, 4 पे है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 4d। तो यहाँ पे लिखना है अपन को 4d, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे अपन 4d पे आ गए हैं, यहाँ तक आगे चलना है तो फिर क्या आ जाता है 5p आ जाता है, ये है 5p, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 5p। इसके बाद जैसे अपन 5p पे आते और आगे चलेंगे तो यहाँ पे आता है 6s, तो अपन आ जाएंगे 6s पे, 6s, ठीक है ना। 6s पे आने के बाद फिर से अपन को यहाँ से इस तरीके से आना है और यहाँ पे आना है f पे, ठीक है ना। तो कौन से पे है, f है 4f पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4f आ जाएगा। 6s के बाद 4f आता है, 6s के बाद अपन को 4f लिख देना है, ठीक है ना। 6s के बाद अपन को 4f लिखना है, यानी कि यहाँ तक आ गए अपन, ठीक है ना। ये है 4 नंबर पे f है तो 4f। आगे चलेंगे तो d आ जाता है, कौन सा d, 5d है ना, 5 का d आता है, तो फिर लिखेंगे अपन 5d, ठीक है ना। 5d यहाँ पे आ गए और आगे चलेंगे तो क्या आ जाता है 6p, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 6p, फिर 6p यहाँ तक आ गए 6p और आगे बढ़ेंगे तो आ जाता है 7s, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 7s, ठीक है ना। अपन क्या लिखेंगे 7s लिखते हैं।
7s इसकी और आगे आएंगे अपन, 7s यहाँ तक आ गए, फिर यहाँ पे चलेंगे तो इस तरीके से एक क्रम क्या है, ये आगे बढ़ता जाता है। तो जो इसका जो क्रम है वो इसी तरीके से आगे है ना बढ़ता जाता है, और अपन इसको और आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल अपने लिए इतना ही काफी है, अपन इतना ही है ना सीखेंगे। तो एक बार मैं इसको फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे 1s है, तो अपन को यहाँ से चलना है, तो ये 1s है 1, और यहाँ पे s, ठीक है ना। फिर इसके बाद अपन यहाँ से ऐसे चलेंगे तो अपन को पीछे से चलना है, तो ये 2 आ रहा है, ये s है तो 2s आ जाएगा। इसी तरीके से फिर अपन यहाँ पे चलेंगे तो फिर आ रहा है p, p कौन सा है, 2p है, यानी कि यहाँ पे है, यहाँ से 2p, तो अपन 2p लिख देंगे, अपन ने यहाँ पे 2p लिखा हुआ है। इसके बाद और आगे चलेंगे तो s आ जाता है, कौन सा, 3s, तो अपन ने ये 3s लिख दिया। इसके बाद फिर से अपन यहाँ से चलेंगे तो ये आ रहा है p, p कौन सा, 3 का, तो यहाँ पे अपन ने 3p लिख दिया। 3p के बाद और आगे चलेंगे तो s आ गया, कौन सा, 4s, तो यहाँ पे अपन ने 4s लिख दिया। इसके बाद और अपन यहाँ पे चलेंगे आगे तो यहाँ पे d आ गया, d कौन सा है, 3d है, तो यहाँ पे अपन ने इसे 3d लिख दिया, ठीक है। इसके बाद और आगे चलेंगे तो p आ गया, और p कौन सा है, 4p है, तो अपन ने यहाँ पे 4p लिख दिया। इसके बाद क्या s पे चले, s आ गया, तो कौन सा s है, 5s है, तो यहाँ पे अपन ने 5s लिख दिया। इसके बाद फिर अपन को यहाँ से ऐसे आना है और लास्ट से फिर नंबर लगाना है d का, तो d है, कौन सा है, 4d है, तो यहाँ पे अपन है ना 4d लिख देंगे, 4d लिख दिया। इसके बाद आएंगे p पे, कौन सा p, 5p, तो यहाँ पे अपन ने 5p लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे आगे चले तो s है, कौन सा है, 6s है, तो यहाँ पे 6s लिख दिया। इसके बाद यहाँ से और आगे अपन चलेंगे तो ये f आ जाता है, ठीक है ना, तो f कौन सा है, 4f है, तो यहाँ पे मैंने इसको 4f लिख दिया। इसके बाद ये d है ना, d पे आए तो कौन सा है, 5d है, तो यहाँ पे 5d लिख दिया। और आगे चले तो p आ गया, कौन सा, 6p, तो यहाँ पे 6p लिख दिया, ठीक है ना। और इसके बाद फिर s आ गया तो 7s यहाँ तक आ गए। और भी अपन इसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी अपने लिए इतना ही काफी है, ठीक है ना। इतने में भी अपन इलेक्ट्रॉन वितरण लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है कि s में केवल 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है ना। s ऑफ कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रहेंगे, p में 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रहेंगे, d में, ठीक है ना, d में 10 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रहेंगे, और f में 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से अपन को इसमें भरना है। लेकिन इसके पहले जो n+l नियम है वो भी अपन देख लेते हैं। पहले अपन तीनों नियम पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर इसमें अपन इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे, ठीक है ना। तो क्रम बाई क्रम अपन इसको पढ़ते जाएंगे। अभी अपन ने है ना ये आप-बाऊ का नियम पढ़ रहे हैं, तो इसमें बाद में अब आता है n+l नियम, n+l नियम, n+l नियम। तो इसके बाद अपन n+l नियम अब पढ़ते हैं कि n+l नियम क्या होता है। ये जो नियम है, यह नियम ऑफ-बाउ सिद्धांत या ऑफ-बाउ नियम के अंतर्गत आता है, ये जो नियम है n+l नियम, ये ऑफ-बाउ नियम के अंतर्गत आता है। n+l नियम ऑफ-बाउ नियम के अंतर्गत आता है, और इसके 2 पॉइंट होते हैं। इसमें अपन है ना 2 कथनों पर विचार करेंगे, या इसके जो पॉइंट है वो 2 पॉइंट होते हैं। तो इसमें अपन सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, तो इसमें अपन जो सबसे पहला पॉइंट है उसको अपन देखेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है उपकक्षों में। इसमें जो पहला पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा जिस उपकक्ष के लिए, इसका जो पहला पॉइंट है वो हो जाएगा जिस उपकक्ष के लिए
एन और एल जिस उपकक्ष के लिए एन और एल क्वांटम संख्याओं की एन और एल क्वांटम संख्याओं एन और एल क्वांटम संख्याओं एन और एल क्वांटम संख्याओं की योग जिस उपकक्ष की एन और एल क्वांटम संख्याओं के योग का मान क्वांटम संख्या के योग का मान क्वांटम संख्या के योग का मान कम होता है योग का मान कम होता है वही उपकक्ष पहले भरा जाएगा वही उपकक्ष पहले भरा जाएगा वही उपकक्ष पहले भरा जाएगा तो इसमें जो पहला है ना, जिस उपकक्ष के लिए एन और एल अपन ने क्वांटम संख्याएं पढ़ चुके हैं अपन, है ना। तो इस उपकक्ष के लिए एन और एल है ना, क्वांटम संख्या के मान का जो योग होता है, क्वांटम संख्या के योग का जो मान है कम होता है, वही जो उपकक्ष है वो पहले भरा जाता है। तो अपन देख लेते हैं कि एन और एल के क्वांटम संख्या किस उपकक्ष के लिए कम होते हैं। तो इसमें अपन देखेंगे पहले, तो सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं 3D उपकक्ष के लिए। 3D उपकक्ष या उपकोष के लिए 3D उपकोष के लिए 3D उपकोष के लिए जो n का मान है, ये आगे n का मान दिखा रहा है, ठीक है। जो मान ये n का मान है, या इनको कक्ष संख्या ये n का मान है, ठीक है। ये सारे n के मान होते हैं, शुरुआत में n के मान है। तो n बराबर हो जाएगा इसमें 3, n बराबर 3 हो जाता है। यहाँ पे d लिखा है, तो l का मान s के लिए 0 होता है। जो l का मान है वो s के लिए 0, p के लिए 1 और d के लिए 2 हो जाता है। तो इस प्रकार l का मान इसमें d के लिए, जो l का मान है वो d के लिए 2 हो जाता है। तो यहाँ पे 2। अब इसमें जो l का मान है, n और l का मान अपन इसमें रख देंगे। n और l, इन दोनों में n और l के दोनों के मान रखेंगे अपन। तो ये नियम है ना। तो इस नियम में n का मान 3 है और l का मान 2 है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5 आ जाता है। दोनों को जैसे ही अपन जोड़ते हैं तो 5 आ जाता है। इसके बाद अपन 4s के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे 4s उपकोष के लिए 4s उपकोष के लिए n का मान 4 है, n बराबर 4। n का मान कितना है? 4। यहाँ पे s है, ठीक है ना। तो s के लिए l का मान 0 होता है। s के लिए l का मान 0 होता है। इन दोनों का मान अपन n प्लस l में रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 और प्लस में 0 बराबर हो जाता है 4। तो आप देखेंगे जो n प्लस l का जो मान है, ठीक है ना, जो n प्लस l का जो मान है, इस तरीके से अपन देखते हैं n और l के मान में जो 4s है, इसका जो मान है वो कम आया है ना। नियम भी यही कहता है कि जिस उपकक्ष के n और l क्वांटम संख्या के योग का मान कम होता है, वही उपकक्ष पहले भरा जाएगा। तो कहने का मतलब है इसमें, है ना, 4 आया है इसका मान और इसका यहाँ पे 5 है मान, ठीक है ना। तो इसका मान कम है, इसलिए है ना इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। तो जे ए है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन को अपन पहले भरेंगे, ठीक है ना, और इसको फिर बाद में इसको भरेंगे। इसलिए अपन ने यहाँ पे, है ना, 4s पहले लिखा है और 3D बाद में लिखा है, ठीक है ना। क्योंकि 3D में
इसका जो n+l का मान है वो 5 आ रहा है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे। और इसके लिए 4s के लिए n+l का जो मान है वो 4 आ रहा है, जो कि कम है, ठीक है ना, कम है, तो इसको अपन पहले भरते हैं। पहले भरते हैं तो इसको पहले लिखेंगे भी, है ना, और उसके बाद इसको 3D को लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता है। इसके बाद आता है इसी का दूसरा पॉइंट और है, ठीक है ना, ये पहला पॉइंट है, इसके बाद इसमें एक और पॉइंट है, ठीक है ना। तो अब मैं इसको अरेंज करके दे रहा हूँ। इसके बाद अपन को, है ना, इसका दूसरा पॉइंट भी लिखना है, तो मैं इसको साफ किए दे रहा हूँ, और इसके बाद फिर अपन इसका दूसरा पॉइंट भी लिखेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट हो जाता है, यदि दो उपकोष ऐसे हैं, यदि दो उपकोष ऐसे हैं जिनके लिए n+l का मान बराबर है, n+l का मान बराबर है, तो n+l का मान बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन उसमें पहले भरता है, भरेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन उसमें पहले भरेगा जिसके लिए या जिसमें n का मान कम होता है, ठीक है ना। तो ऐसी भी कंडीशन अपन को देखने को मिलेगी जिसमें n और l का मान, है ना, दोनों उपकोषों में बराबर है। तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को उस, है ना, कक्ष में, है ना, प्रवेश कराया जाता है जिसके लिए n का मान कम होता है। जैसे कि इसमें n का मान यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 4 है, ठीक है ना, ये n का मान यहाँ पे 3 है और यहाँ पे n का मान 4 है ना। तो ऐसी भी कंडीशन बनती है ना। तो ऐसी कंडीशन अपन देखते हैं किसमें बनती है। तो ऐसे जो उपकोष हैं वो 3D और 4P है। ऐसे जो उपकोष हो जाते हैं वो है 3D, ऐसे जो उपकोष हैं वो हो जाते हैं 3D और 4P, 3D और 4P उपकोष। 3D और जो 4D उपकोष होते हैं वो कुछ ऐसे ही है, इनके n+l के मान लिख लेते हैं। तो 3D में n का मान 3 है, n का मान 3 है, और d का मान कितना हो जाता है, यहाँ पे 0, 1, 2, है ना। तो d का मान हो जाता है, यानी कि l का मान इसमें 2 है। यहाँ पे d है उपकोष, ठीक है ना, तो l का मान 2 हो जाएगा। दोनों को अपन जोड़ देते हैं n+n में, तो 3 और प्लस में 5, 2, 3 + 2, तो ये 5 हो जाते हैं। ये 3D के लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दो इसको, ये 3D के लिए है, 3D के लिए। अपन 4P के लिए भी देखते हैं, यहाँ पे अपन 4P के लिए देखेंगे। n बराबर 4 है, n बराबर 4 है, l का मान कितना आ जाएगा, s का मान, है ना, s होता है तो 0 होता है, l का मान, p है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो l का मान है वो 1 हो जाता है, जो l का मान है 1 है, दोनों ये मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 1, 4 और प्लस में 1 बराबर 5 हो जाता है। तो इस कंडीशन में अपन देखते हैं जो n और l का मान है दोनों में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इस कंडीशन में पॉइंट ये कहता है कि इस कंडीशन में जिसका n का मान कम है, तो अपन देखते हैं तो इसमें n का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस वाले में n का मान कम है, ठीक है ना।
तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है 3D में पहले भरेगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या है 3D में पहले भरेगा और उसके बाद में क्या है 4p में इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसके बाद क्या है 4p में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये अपन ने है ना ऑफ-पाव का नियम है ना पढ़ लिया है। इसके बाद अपन है ना हुंड का उच्चतम बहुलता का नियम है ना भी देखेंगे, तो वो अपन है ना नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे। तो आज तक की क्लास में बस इतना ही। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और साथ में पढ़ते भी रहिए। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।